जो हो गया उस पे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उस पे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। प्यारे साथियों, अपने जो ज्योग्राफी की क्लासें चल रही थी उन क्लासों के अंदर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या है कल बातें की थी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। आज हम नए भौतिक प्रदेश की ओर चलते हैं। अपने आज जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? आज हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। आज के टॉपिक का नाम क्या है? उत्तर का विशाल मैदान, या फिर कह सकते हो मध्य का विशाल मैदान। तो हमने क्या, जैसे भौतिक प्रदेशों की सबकी बातें की, तो भौतिक प्रदेशों की चर्चा करते हैं तब क्या करते हैं, सबसे पहले हम उत्पत्ति की बातें करते हैं, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ये चर्चा हमने कल की थी। आज बात करेंगे सबसे पहले कि उत्तर का विशाल मैदान। बात आती है मैदान की, तो मैदान की, इस मैदान की उत्पत्ति कब हुई थी? कहना क्या औरत, इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो मैदानों का निर्माण प्रायकर किससे होता है? मैदानों का निर्माण होता है नदियों के द्वारा, या फिर हवाओं के द्वारा, या फिर कह सकते हो जो मैदानों का निर्माण होता है वो समुद्रों के जो किनारे होता है वो होता है किसके द्वारा? आप कह सकते हो कि सुनामी के द्वारा, या फिर वहां पर डेल्टा बनते हैं उनके द्वारा निर्माण होता है। लेकिन ये समुद्र के किनारे पे है तो नहीं, ये है केवल और केवल का बीच में। इसका मतलब इस मैदान का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? वो हुआ है हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से क्या हुआ है? इस मैदान का निर्माण। हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से क्या है? इस मैदान का निर्माण हुआ है। मुख्यतः कौन कौन सी नदियां हैं? तो मुख्यतः नदियों की बात करते हैं तो पहली तो आती है कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। दूसरी जो नदी आती है, नदी का नाम क्या है? गंगा। मुख्य बात करते हैं, वैसे इनकी सहायक नदियां छोटी बहुत है। गंगा के बाद में बात करते हैं तो कौन सी? यमुना। यमुना के बाद में बात करते हैं, बात आती है ब्रह्मपुत्र। ये जो मुख्य नदियां, इन नदियों के द्वारा क्या है? इस मैदान का निर्माण हुआ है। कहने का अर्थ कि ये नदियां सारी सारी इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? हिमालय से उत्पत्ति होती है। और ये नदियां क्या, जैसे इस मैदान से निकलती है या फिर इस क्षेत्र से निकली तो अपने नदियों के साथ जो निक्षेप, जो गाद आया, जो उपजाऊ मृदा आई, वो मृदा करके आया इस क्षेत्र के अंदर फैल गई और धीरे धीरे किसका निर्माण होता गया? मैदानों का निर्माण होता गया। तो इसका मतलब इस मैदान का निर्माण कब, किसके द्वारा हुआ? तो हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा। इसके बाद में जो आगे की बात आती है वो क्या आती है? इस मैदान का विस्तार, कि ये मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है, या फिर इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात की तो वो 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये प्रदेश है, ये फैला हुआ है कितने? ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? विस्तार है। दूसरी बात करते हैं तो इसके विस्तार की लंबाई की बात करें तो ये पर्वत पश्चिम में बात करें राजस्थान से, पश्चिम से लेकर कहां? पूर्व तक ये मैदान है कितने किलोमीटर? ये मैदान 3200 किलोमीटर की लंबाई में क्या फैला हुआ है। अगर इसके चौड़ाई की बात की जाए तो इस मैदान की चौड़ाई है वो कितनी है? इस मैदान की चौड़ाई रहती है वो 150 से लेकर कितने? 200 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई है। बात आती है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है, समुद्र तल से जो ऊंचाई इसकी वो है 240 मीटर। कहने का समुद्र तल की ऊंचाई कैसे मापते हैं? भारत के अंदर, भारत के अंदर अपने चेन्नई के पास है समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है। इसका मतलब इस मैदान के विस्तार की चर्चा करें, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरी बात क्या है? इस मैदान की लंबाई, तो पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। बात करते हैं चौड़ाई 150 से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य है। और समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 240 मीटर है। अगली बात करते हैं इस मैदान की ढलान की। क्या बात करते हैं? मैदान की ढलान की। तो इस मैदान को बांटा गया है 2 भागों में। एक कहलाता है पश्चिम का मैदान और एक कहलाता है पूर्व का मैदान। जो पूर्व का मैदान है उस मैदान की ढलान है वो किधर, किस तरफ से किस तरफ है? तो वो रहती है उत्तर पश्चिम से लेकर किधर? दक्षिण
पूर्व की ओर। कहने का आपको जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहां पर, इस बॉक्स के अंदर देखो तो ये उत्तरी दिशा होगी, ये दक्षिण दिशा होगी, ये पश्चिम होगी, ये कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। इसके अंदर देखोगे तो कहां से नदियां प्राय कर ऐसे जैसे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, ये नदियां जो कि यहां से उत्तर पश्चिम से लेकर किधर जाती है? दक्षिण पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना क्या है? जल गिराती है। इसका मतलब जो कौन सा हो गया? हम बात कर सकते हैं पश्चिम के मैदान की, सॉरी ये बात पूर्व के मैदान की बात हो रही है। किसके मैदान की बात हो रही है? पूर्व के मैदान की बात। तो पूर्व के मैदान की जो ढलान है वो किस तरफ से किस तरफ है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। जो दूसरा मैदान है वो कौन सा है? पश्चिम का मैदान। पश्चिम के मैदान की जो ढलान है वो किस तरफ से किस तरफ है? तो वो रहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किस तरफ रहती है? दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कुछ देखोगे तो कुछ नदियां ऐसे निकलती है, जैसे आप लूनी की बात कर सकते हो, या फिर क्या अपने बात कर सकते हो सिंधु की बात कर सकते हो। प्राचीन समय में कौन सी थी? अपने ये सरस्वती नदी बहा करती थी, उनकी दिशा क्या है? इस अकॉर्डिंग थी। इसका मतलब जो अपने मध्य का मैदान भी है, विशाल मैदान भाग है, वो मैदान कहाँ से किस तरफ की ओर फैला हुआ है? तो वो किस तरफ से किस तरफ की ओर फैला हुआ है? तो आगे देखोगे। ठीक है, तो आगे इसकी बात करते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। देखो अपने बात क्या की कि सबसे पहले उत्पत्ति की बातें की, उत्पत्ति के बाद में हमने क्या की? उसके विस्तार की बातें की। विस्तार के बाद में अब जो बातें करेंगे हम किसकी बात करेंगे? पहले बात करेंगे कि इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया, तो वो मैंने पहले बता दिया था कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया था। एक था पश्चिम का मैदान, एक था पश्चिम का मैदान, और एक कौन सा था? एक था आपके पूर्व का मैदान। एक तो कौन सा हो गया? पश्चिम का मैदान, और एक कौन सा था? एक था पूर्व का मैदान। तो पश्चिम के और पूर्व के मैदान मैदान के आधार पर इस मध्य विशाल मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले इसकी आप आकृति देख सकते हो कि आपको जो दिखाई दे रहा है बीच के अंदर, ये तो ऊपर वाला हिमालय हो गया, जो आपको क्या है ब्लैक कलर के कर देता हूँ, चोपर के जो मैंने ब्लैक कलर के देखो पर्वत बना रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये हिमालय। क्या है? ये हिमालय की जो श्रृंखलाएं अलग अलग। इसके बाद देखो बीच में जो बना रखा है ये अरावली है। इसका मतलब क्या हो गया? जो बीच में जो नीली नीले कलर की जो मैंने लाइनें खींच रखी है, ये पूरा का पूरा क्या है? अपना मध्य का विशाल मैदान है। इस मध्य के विशाल मैदान की अगर विशेषता की अगर चर्चा करें तो सबसे बड़ी विशेषता क्या आती है? बोर्ड पे मैंने दर्ज कर रखी है कि पहली विशेषता आती है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? भौतिक प्रदेश। पहला कौन सा है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल कितना था? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरी बात आती है इसकी विशेषता पर देखें तो भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। नवीन गुरुजी कैसे? आपने तो कल क्या है हिमालय की बातें बताई थी। हाँ, हिमालय पर्वतों के अकॉर्डिंग नया है, क्योंकि हिमालय से नदियां निकली। पहले हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय पर फिर क्या ग्लेशियर बने, ग्लेशियर के बाद में क्या है नदियां निकली, नदियों के बाद में किसका निर्माण हुआ? इस मैदान का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मध्य का विशाल मैदान है, ये भारत के सभी जो 4 भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। वो कौन सा है? अपना मध्य का विशाल मैदान। अगली बात करते हैं कि इस मैदान है, नदियां हैं, दोनों हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर कृषि भी अच्छी होगी। कृषि अच्छी होगी तो यहाँ पर क्या रोजगार के साधन अच्छे होंगे। रोजगार के साधन होंगे, इसका मतलब लोग यहाँ पर क्या आएंगे? सर्वाधिक आएंगे। लोग सर्वाधिक आएंगे, इसका अर्थ हो गया कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व है वो भी क्या रहेगा? उच्च रहेगा। जनसंख्या घनत्व उच्च रहेगा, कृषि अच्छी हो रही है तो यहाँ पर लोग क्या है? पशुओं का पालन भी अच्छा करेंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर पशु घनत्व भी क्या रहेगा? उच्च रहेगा। पशु घनत्व उच्च रहेगा, कृषि उच्च घनत्व उच्च हो गया, जनसंख्या घनत्व उच्च हो गया। इसका अर्थ ये आ गया कि यहाँ पर कच्चे माल को तैयार करने के लिए उद्योगों की व्यवस्था भी क्या होगी? उच्च होगी। तो कहने का अर्थ ये होता है कि यह प्रदेश चाहे कृषि घनत्व की बात की जाए, चाहे जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, चाहे पशु घनत्व की बात की जाए, या फिर कह सकते हैं हम क्या औद्योगिक घनत्व की बात की जाए, इन चारों ही श्रेणियों के अंदर ये भौतिक प्रदेश सर्वाधिक महत्व रखता है। सर्वाधिक कृषि घनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? मध्य का विशाल मैदान। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? मध्य का विशाल मैदान। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? मध्य का विशाल मैदान। सर्वाधिक औद्योगिक घनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो मध्य का विशाल मैदान। अब देखो अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? तो भैंस वही लोग रखेंगे जिन लोगों के पास क्या है खाने, मतलब हरा चारा या फिर भैंस को खिलाने के लिए कचरा क्या होगा? अत्यधिक। अब थार के मरुस्थल में भैंस रख दो, भैंस का खुद बने पड़ो, 1-2 भैंस रख ले, यूँ ज़्यादा। अगर 20-20 भैंस रखनी चाहिए क्या कर सकते?
इसका अर्थ है कि हम उसी पशु का पालन करेंगे जिस पशु के लिए हमारे पास चारा उपलब्ध हो। हम ज़्यादातर इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर किस पशु को पालतू बनाते हैं, तो यहाँ पर भेड़ है, बकरी है, या फिर पानी की किल्लत रहती है ऊँट की, तो हम क्या ऊँट को पालतू बनाते हैं। लेकिन भैंस है, हाँ गाय को बनाते हैं, लेकिन गाय थोड़ी सी कम संख्या के अंदर है। अगर हम भरतपुर और धौलपुर, जयपुर, उस राजस्थान के उन जिलों की बात करें, उन जिलों की तुलना में अपने पास न तो भैंसें हैं और न अपनी इतनी गायें हैं, उनके पास उनकी तुलना में तो हमने बहुत कम पीछे हैं। अगर उससे आगे निकलें, बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, हम बिहार की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम पंजाब की बात करें, तो उनके पास न तो चारे की कमी है, न वहाँ की पानी की कमी है, न वहाँ पर कृषि की कमी है। तो वो लोग क्या है हमारी तुलना में कृषि घनत्व में भी आगे हैं, पशु घनत्व में भी आगे है, औद्योगिक घनत्व में भी आगे है, और वहाँ की जनसंख्या भी क्या है उच्च है। तो इन सभी श्रेणियों को देखा जाए तो ये भौतिक प्रदेश क्या है अपनी अहम भूमिका रखता है। अगली बात करें, इस प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मरुस्थल, मध्य के विशाल मैदान में देश के सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम क्या है थार का मरुस्थल। वो थार का मरुस्थल कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, तो मध्य के विशाल मैदान में आता है। कुछ किताबें इस थार के मरुस्थल को एक अलग भौतिक प्रदेश बना देती है, ये अलग भौतिक प्रदेश ने ये इसी के अंदर ही शामिल है। अगले विशेषता की बात करें तो इस प्रदेश में वनस्पति है वो कौन सी रहती है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ का अर्थ हो गया जैसे क्या है अपने शीत ऋतु जो बसंत ऋतु आती है उसमें सारे पत्ते हैं वो क्या करते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर है वो मानसून काली वर्षा होती है, मानसून काली वर्षा होती है, उसके बाद में क्या उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो पेड़ अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ पर बालू का स्तूप किसे कहते हैं, रेत के टिब्बे को। तो बालू का स्तूपों की श्रेणियां पाई जाती है। श्रेणियां किसे कहते हैं, श्रेणियां का अर्थ है कि एक या दो से अधिक कोई ऐसी पहाड़ियां मिलकर क्या है एक श्रृंखला का निर्माण करती है, उसे हम श्रेणियां कहते हैं। इसी प्रकार से इस थार के मरुस्थल में कह सकते हैं या फिर मध्य के विशाल मैदान के अंदर जो राजस्थान और गुजरात का जो पश्चिमी इलाका आता है इसके अंदर क्या है पहाड़ियों की तरह रेत के टिल्लों की श्रेणियां पाई जाती है। वो किस मैदान में पाई जाती है, तो मध्य के विशाल मैदान में। अगली बात करते हैं, भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर, क्या कहा, भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। किस मैदान को, मध्य मैदान को। कैसे विभाजित किया गया, मैं यहां पर बताता हूं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। देखो यह है आपके सामने एक पर्वत, क्या है, पर्वत। अब देखो इस पर्वत से मान लो एक नदी निकली, क्या निकली, इस पर्वत से एक नदी का उद्गम हुआ। जैसे ही नदी क्या पर्वत से निकलने के बाद में क्या है ये पहाड़ की जड़ों में पहुंची, मतलब मैदानी भाग में पहुंची। मैदानी भाग में पहुंची ये नदी क्या जैसे ऊपर से पहाड़ों से ढलाती है, पहाड़ों के से ढलते वक्त क्या बीच साथ में कंकर पत्थर वगैरह ऐसे कुछ सामग्रियां साथ में लेके आती है, और वो बड़े बड़े कंकर पत्थर है वो सारे के सारे पहाड़ की जड़ों में आकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और इस स्थान पर जो नदी जिस मैदान का निर्माण करती है जहां पर सर्वाधिक कंकर पत्थर वगैरह पाए जाते हैं उस मैदान क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाबर। क्या कहते हैं, बाबर। तो पहला भौगोलिक दृष्टि से इस मैदान के पहाड़ों के जो पास वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, बाबर कहते हैं। नदी थोड़ी क्या निकली, आगे निकली तो कुछ छोटे छोटे कंकर पत्थर थे, ठीक है, वो कंकर पत्थर क्या थोड़े से आगे की ओर चलेगी, और आगे वाला स्थान था उस स्थान में छोटे छोटे कंकर पत्थर जमकर एक मतलब कहने करते एक तली का निर्माण सा हो गया, कहने का एक पठार का सा निर्माण हो गया। तो वहां पर ये जो बाबर के बाद में जिस मैदान का निर्माण हुआ उस बाबर के मैदान को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है तराई प्रदेश या फिर तराई मैदान। तराई के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो यहां से क्या है नदियां थोड़ा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में इस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होती, पानी की क्या होती है, बहुलता होती है। और पानी की बहुलता होने के बाद में यहां पर क्या है कृषि योग्य भूमि का निर्माण हो जाता है, जो नदियां काफी लाखों वर्षों से पहले ही चल रही है। इस स्थान पर जिस मैदान का निर्माण हुआ इस मैदान को क्या कहा जाता है, इस मैदान को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, बांगर। बांगर का अर्थ हो गया कि ये प्राचीन मैदान है, इस मैदान में सर्वाधिक क्या है वनस्पति पेड़ पौधे पुराने पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पानी की बहुलता रहती है, दलदला सा मैदान रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। आगे अब नदियां क्या आगे की ओर यहाँ पर बह रही थी प्राचीन समय से, नदी ने क्या कर दिया, जो अपना रास्ता बदल दिया। क्या कर दिया, रास्ता बदल दिया। नदी पहले यहां से बह रही थी, नदी ने बाद में क्या रास्ता बदल दिया। इसका मतलब ये जो क्षेत्र था इस क्षेत्र में कभी भी क्या नहीं हुई, कृषि नहीं हुई। तो जब यहां पर हम कृषि करेंगे तो ये क्षेत्र क्या है, इस कृषि के लिए यहाँ की मृदा है वो मृदा क्या हो जाएगी, नवीन हो जाएगी। कैसी मृदा हो जाएगी, नवीन मृदा हो जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा जो इस मिट्टी को काट के यहां से मिट्टी को काटा और इस मिट्टी को यहाँ पर ले गई,
फिर यहां पर क्या रास्ते इधर से कटती गई, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे यहां से कोई नदी बह रही थी, नदी बह रही थी और नदी के अंदर क्या मान लो कटाव प्रारंभ हो गया, नदी के अंदर अप्रदन प्रारंभ हो गया। अप्रदन प्रारंभ होने के कारण यहां से जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या जल के अंदर अप्रदन के द्वारा कट कट के क्या आगे को यहां पर जा जाकर जम रही है। तो यहां जो मिट्टी थी, ये मिट्टी तो क्या थी, इस स्थान के लिए पुरानी थी। पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर। और ये मिट्टी यहां से कट कर के दूसरे नए स्थान पर चलेगी, मिट्टी वही है, मतलब वो मिट्टी स्थान दूसरे पर चलेगी, दूसरे स्थान के लिए वो मिट्टी कैसी होगी, नवीन होगी। कैसी मिट्टी होगी, नवीन। और नवीन मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। इसका अर्थ हो गया भौगोलिक दृष्टि से इस मैदान को कितने भागों में बांटा गया, 4। पहाड़ों के पास है उस मैदान को क्या कहते हैं, भाबर। पहाड़ों से दूसरे स्थान पर थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद में जो मैदान आता है उसे मैदान को क्या कहा जाता है, तराई प्रदेश या तराई मैदान। इसके बाद में जो आगे जो प्राचीन मृदा आती है उस मृदा को क्या कहते हैं, बांगर मृदा। और लास्ट में जो नवीन मृदा आती है, नवीन मृदा को हम क्या कहते हैं, खादर, जो कृषि के लिए सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ मृदा है। अगली जो विशेषता की बात करते हैं, देखो इसका क्रम पूछ रहे तो क्रम कैसे बताओगे। अगर नदी के उद्गम से क्या करोगे आप, अंत स्थान तक का क्रम पूछोगे तो पहले क्या लिखोगे, भाबर, बाबर के बाद में तराई, तराई के बाद में बांगर, और बांगर के बाद में क्या लगाओगे, खादर। खादर को आप नवीन लगा सकते हो और बांगर को क्या लगा सकते हो, प्राचीन। ये इसका क्या रहता है, क्रम रहता है। बात करते हैं इसके बाद में अगली विशेषता की। तो जो पश्चिम का मैदान है, मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में, एक पश्चिम का मैदान और एक पूर्व का मैदान। जो पश्चिम का मैदान है, इस मैदान में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, दोआब पाए जाते हैं। दोआब का अर्थ क्या होता है, दोआब का अर्थ होता है, दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का स्थान। 2 नदी, यहां से कोई नदी बह रही है, एक नदी कहां, यहां से बह रही है। इसका मतलब इन 2 नदियों के जो बीच का स्थान है, इस स्थान को क्या कहा जाता है, दोआब का। अगर 3 नदियां हो गई और 3 नदियों का बीच का जो स्थान होगा, इसे कहते हैं त्रिआब, चतुराब। जैसे आपने देखा होगा पंजाब, ये पंजाब 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। इसी प्रकार से इस पश्चिम का मैदान, इस मैदान में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, दोआब पाए जाते हैं। कौन सी नदियों के मध्य दोआब पाए जाते हैं, तो देखो मैं यहां पर ऊपर वाला आप इसका स्क्रीन छोड़ दो, फिर मैं नीचे लिख के बताता हूं आपको। देखो आगे चलती है क्या, कुछ नदियां हैं जो पश्चिम के मैदान के जो अपना दोआब बनाती है। सबसे पहली एक नदी है इस प्रकार से ऊपर से चलती है, इस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है, सिंधु। सिंधु के बाद में एक नदी आती है नीचे अपने जम्मू कश्मीर से, नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है, झेलम। झेलम के नीचे देखा जाए तो एक नदी और है, नदी का नाम क्या है, अपने चीन से आती है, नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है, चिनाब। चिनाब के नीचे देखा तो एक फिर नदी आती है, वो भी कहां से आती है, चीन से ही आती है, और इस नदी का नाम है, ये नदी चिनाब इसके अंदर आके मिल गई और झेलम उसके साथ मिल गई। इस नदी का नाम क्या है, रावी। रावी के नीचे देखोगे तो एक नदी आती है फिर चीन से, उस नदी का नाम क्या है, इसी प्रकार से ये आकर क्या है, किसके साथ मिल जाती है, अपने रावी के साथ मिल जाती है, और रावी जाकर किसमें मिल जाती है, सिंधु मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, सतलज। नदी का नाम क्या है, सतलज। एक बीच में यहां से नदी निकलती है और वो नदी जाकर किसमें, इस सतलज में जाके मिल जाती है। इस नदी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है व्यास नदी। क्या कहा जाता है, व्यास नदी। तो ये 5 नदियों का समूह बनता है। नीचे वाला कौन, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये जो 5 नदियों का अपर सिंधु तक, ये 5 नदियों का मैदान है, इसे कहा जाता है पंजाब। जो पंजाब आधा पाकिस्तान के अंदर है, आधा कहां है, भारत के अंदर है। तो वही पंजाब, क्यों 5 नदियों के मैदान को क्या कहते हैं, पंजाब। 2 नदियों के मैदान को दोआब, 3 नदियों के मैदान को त्रिआब। इसी प्रकार से इन नदियों के बीच का जो मैदान है, इन मैदानों को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कैसे, देखो मैं मार्क कर लेता हूं दूसरा, यहां पर देखो। जो सबसे पहले सतलज और व्यास नदी है, सतलज, इस सतलज और व्यास नदी के मैदान को क्या कहा जाता है, बिस्ट। क्या, बिस्ट दोआब। क्या कहा जाता है, बिस्ट दोआब। उसके बाद में जो दूसरी नदी बहती है, रावी और व्यास, ये आ गई रावी और ये आ गई। इस रावी और व्यास के मैदान को राजस्थान में कहा जाता है क्या, बारी। रावी और व्यास के मैदान को क्या कहा जाता है, बारी। इसके बाद नदी आती है कौन सी, रावी, और दूसरी आ जाती है कौन सी, चिनाब। रावी और चिनाब के मैदान को क्या कहा जाता है,
रचना, क्या कहता है? रचना दोआब। क्या कहा जाता है? रचना दोआब। इसके बाद में चिनाब और आगे नदी कौन सी आती है? झेलम। चिनाब और झेलम के मैदान को क्या कहा जाता है? चिनाब और झेलम के मैदान को कहा जाता है छाछ। क्या कहा जाता है? छाछ दोआब। लास्ट में आती है चिनाब, इधर चिनाब आ गई, ऊपर झेलम आ गई, लास्ट में कौन सी आ गई? सिंधु। इन तीनों नदियों के मैदान जो पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर फैला हुआ है, इस तीनों नदियों के मैदान को कहा जाता है सिंधु सागर का मैदान। सिंधु सागर का मैदान, जो आधा भारत के अंदर है, आधा किसके अंदर है? पाकिस्तान के अंदर है। अगली बात करते हैं तो देखो अगले जो बात आती है वो कौन से? पूर्व मैदान की। हमने पश्चिम मैदान की बात की, उसके बाद में कौन से मैदान की बात करें? पूर्व मैदान की। पूर्व मैदान की विशेषता की बातें की जाए, पहले तो पश्चिम मैदान किस किस राज्य में विस्तार था? तो पश्चिम मैदान का विस्तार था पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, हरियाणा के अंदर और राजस्थान। इन राज्यों के जो पश्चिम का मैदान क्या था? विस्तृत था। अगली बात करते हैं पूर्व के मैदान की। तो पूर्व के मैदान को क्या कहा जाता है? गंगा का मैदान, या फिर हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों अलग अलग नदियों का मैदान कहलाता है, लेकिन है इसको साथ में। इस मैदान की विशेषता बात करें तो इस मैदान के अंदर भी क्या है? कई दोआब पाए जाते हैं। जो गंगा के मैदान में दोआब पाए जाते हैं, बल्कि ब्रह्मपुत्र के मैदान के विशेष को दोआब नहीं पूछे जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से दोआब पाए जाते हैं। सबसे पहले गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के मैदान को क्या कहा जाता है? गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है, जो कहां पर है? हम कह सकते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में फैला हुआ मैदान है। कौन कौन सा? हरियाणा प्लस यूपी। इन दो राज्यों के अंदर गंगा यमुना मैदान का क्या विस्तार है। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर भी इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। वो रहता है अपने चिनाब और यमुना के बीच में रहता है, बल्कि गंगा यमुना के बीच का मैदान इसको नहीं कहा जाता। बात आती है गंगा की दो सहायक नदियां, एक का नाम है रामगंगा और एक का नाम है गोमती। रामगंगा और गोमती के मैदान को कहा जाता है रुहेलखंड। क्या कहा जाता है? रुहेलखंड का मैदान कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आगे क्या इंपॉर्टेंट लिख लेना। अगली बात आती है गोमती और कौन से? घाघरा के मैदान को कहा जाता है अवध का मैदान। गोमती और घाघरा के मैदान को क्या कहते हैं? अवध का मैदान कहते हैं। और नेक्स्ट बात आती है किसकी? घाघरा और गंडक के मैदान को कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ये दोनों मैदान जो बीच में बताए, ये दोनों कहाँ है? ये है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जो लास्ट वाला तो होता है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है। इसको क्या कह सकते हो? पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, इन राज्यों के अंदर क्या है? इस मैदान का विस्तार है। बात आती है इसके बाद में क्या गुरुजी? इस मैदान का विस्तार किन किन राज्यों के अंदर है? कौन से मैदान का? पूर्वी मैदान की बात करें तो पहला तो आता है आपका यूपी। कौन सा आता है? यूपी। यूपी के बाद में बात करें तो पूर्वी राजस्थान। कौन सा? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के आगे बात चलें तो बात आती है किसकी? बिहार की। किसकी बात आती है? बिहार की। बिहार के बाद में बात चलें तो किसके ऊपर? पश्चिमी बंगाल की बात। किसकी बात आती है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद में बात करें तो किसकी बात आती है? झारखंड की। किसकी बात आती है? झारखंड। इन राज्यों के अंदर क्या है? अपने पूर्वी मैदान का क्या है? विस्तार है। आगे की ओर बात करते हैं। यह था आपका मध्य का विशाल मैदान। और नेक्स्ट हम बात लेके आए चल रहे हैं, वो कौन सा पढ़ेंगे हम? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। देखो साथियों, अपने उत्तर के विशाल मैदान के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो कौन सा पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले बात तो हम यही करते हैं कि इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की क्या गुरुजी उत्पत्ति कब हुई? जो आपको ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, इस मानचित्र में मैंने कुछ लाल कलर की, कुछ अलग अलग कलर की क्या जो पहाड़ियाँ पर्वतमालाएं बनाई है, ये पूरा पूरा क्या है? ये यहाँ से लेकर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अरावली है वगैरह, ये सारी की सारी जो आपको अलग अलग कलर दिखाई रहे हैं, ये पूरा पूरा क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर देखेंगे तो आज सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति की बात की जाती है तो ये क्या है? ये था दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का भाग था।
किसका भाग था? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का क्या था? भाग था, जो कालांतर के टूट के धीरे धीरे क्या आगे की ओर खिसकता गया और आगे जाकर ये किससे टकरा गया? अपने 33 सागर या फिर हिमालय से टकरा गया, हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिस वजह से ये क्या है? अपने अफ्रीका का भाग है। दूसरी बात, अपने पढ़े थे क्या, पृथ्वी के दो भाग थे उस समय, पहले एक था अंगारा लैंड, दूसरा कौन सा था? गोंडवाना लैंड। तो हम बात कर सकते हैं अंगारा लैंड की। अंगारा लैंड तो हिमालय और उत्तरी मैदान की बात है, लेकिन गोंडवाना लैंड भाग है, गोंडवाना लैंड, ये है अपना किसका भाग? इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है। अंगारा लैंड था उसके हिमालय की कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं विशाल मैदान की बात कर सकते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई है किससे? गोंडवाना लैंड। कल मैंने पूरी डिटेल से बताया था कि अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, 33 सागर क्या है, पेंजिया क्या है, पैंथालासा क्या है, इसके बारे में मैंने कल क्या है पूरी डिटेल से चर्चा की थी। कौन कौन से कालखंड थे, प्री कैम्ब्रियन, डिविलियन, टर्सरी, सारे कालखंडों की चर्चा मैंने कल वाली वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। आज बातें करेंगे कि इस पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किससे टूट के हुए अफ्रीका महाद्वीप का ये एक हिस्सा है। दूसरी बात आती है कौन से अंगारा लैंड का भाग है या गोंडवाना लैंड का? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। बाकी बात पूरा किसका भाग है? अंगारा लैंड का। सिर्फ के बात कर सकते हैं कि जो पठारी प्रदेश है वो किसका भाग है? वो केवल और केवल गोंडवाना लैंड का भाग है। बाकी पूरा किसका भाग है? वो है अपने अंगारा लैंड का भाग। इसके बाद में बात आती है इसके विस्तार की। क्या बात आती है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है? अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो ये भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने लाख? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? भौतिक प्रदेश है। इन भौतिक प्रदेशों के अंदर देखेंगे 16, तो इसमें क्या है? 13 राज्य आते हैं। कितने? 13 राज्यों के अंदर ये क्या फैला हुआ है? राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, केरल का, गोवा का, उसके बाद में देखिए तमिलनाडु का, आंध्रा का, उड़ीसा का, झारखंड का, तेलंगाना का, पश्चिम बंगाल का, ये पूरे क्या है? 13 राज्य आते हैं, जो क्या है अपने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर क्या फैला हुआ है। जो उत्तर के अंदर देखें तो उत्तर के अंदर देखें कहते हैं कि अपने दिल्ली से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पश्चिम में हम कहते हैं पूर्व में बंगाल तक। क्या बात बताई मैंने कि उत्तर में देखेंगे तो कहां से? उत्तर में ये आता है दिल्ली से, दिल्ली से पूर्व में कहां तक? पूर्व में बात आती है झारखंड तक, राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड तक। अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में यह फैला हुआ कन्याकुमारी तक। उत्तर में कहा? दिल्ली से लेकर दक्षिण में, पूर्व में झारखंड तक, और दक्षिण में तमिलनाडु के स्थान है जो मुख्य भूमिका कहा? कन्याकुमारी तक। इसका क्या है? पूरा विस्तार है। कितने राज्यों में? 13 राज्यों में। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका अर्थ ये हो गया कि ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? भौतिक प्रदेश है। अगर इसकी विशेषता की चर्चा करें तो देखो इसकी विशेषता की बातें आती है क्या? ये थोड़ा लिख लिया करो, साथ साथ अपने नोट्स वगैरह बनाते रह करो, पेन कॉपी पास में रखा करो जब आप क्लास लेते हो। देखो बात आती है इसके बाद में क्या? वो ये रहती है कि इस भौतिक प्रदेश से कोई विशेषता बनती है क्या? हर प्रत्येक भौतिक प्रदेश एक इंसान की विशेषता होती है, तो ये तो एक बहुत बड़ा भूखंड है। इसकी बात करें विशेषता की तो देखो सबसे पहली विशेषता आ गई कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दर से भारत का क्या है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। दूसरी बात करें, क्योंकि ये पठारी प्रदेश है, इसका मतलब यहां पर भारत में सर्वाधिक क्या होते हैं? खनिज पाए जाते हैं। तो यहां पर बात ये आती है कि भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा वाला भौतिक प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपदा वाला क्या है? भौतिक प्रदेश। खनिज संपदा में अगर बात करें तो यहां पर सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों में बात करूं तो किसकी? जैसे कह सकते हैं लोहा, तांबा, जस्ता, इसके अलावा कह सकते हो आप सिल्वर। इस प्रकार के अनेक खनिज है जो सारे खनिज किसके अंदर पाए जाते हैं? अपने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रदेश की अलग बात करें इसके बाद में तो बात आती है क्या? 3 नंबर पर कि
इस प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन कालखंडों की चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पुरानी चट्टानें हैं या सर्वाधिक पुरानी पर्वतमालाएं। अरावली किसका भाग है? विश्व की सबसे बूढ़ी पर्वतमाला है। ये भी किसके अंदर पाई जाती है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रदेश के जितनी भी चट्टानें वो सारी सारी क्या है? प्राचीन कालखंडों की चट्टानें। अगली बात करें, अगर 4 नंबर की विशेषता की बात आती है तो इस प्रदेश में वनस्पति है वो किसी पाई जाती है? यहां की वनस्पति पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। यहां पर वर्षा अधिक होने के कारण इसके ऊपर क्या है, जो वनस्पति है वो हमेशा हरी भरी रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वाला भौतिक प्रदेश कहते हैं। अगली अगर विशेषता की बात करें 5 नंबर पे, इसकी क्या विशेषता आती है? तो 5 नंबर की इसकी विशेषता ये आती है कि इस भौतिक प्रदेश के अंदर वर्षा होती है वो अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। हाँ, अपने अरावली के दक्षिणी भाग में कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक प्रदेश में वर्षा अधिक होती है लेकिन इसमें कृषि नहीं होती। इस कारण क्या है? इसको सर्वाधिक भौतिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश भी आप कह सकते हो। अन्य बात करें इस भौतिक प्रदेश से तो एक और बात बनती है। वो क्या बात बनती है कि इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक जंगल कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी। इसी कारण इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? जनजातियां पाई जाती है। हम कह सकते हैं नक्सलवादी लोग भी इसी, अपने झारखंड की बात करें, तेलंगाना की बात करें या फिर कहते हैं छत्तीसगढ़, इन ये जो 3 राज्य हैं सर्वाधिक नक्सलवादी राज्य है और वो राज्य भी किसी भौतिक प्रदेश में आते हैं? इसी भौतिक प्रदेश में आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया था। तो देखो इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया था, हिसाब कर दो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट बना लिया करो। बात चलती है इसकी विशेषता के बाद में बात आती है, वो आती है इसके प्रकारों की, कि इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया था। बातें मैंने पहले बता चुका हूं आपको, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। इसको कितने भागों में डिवाइड किया, इसके बाद आती है प्रकारों की। तो इसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला था जिसे हमने क्या कहा था? अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आया था जिसे हमने क्या कहा था? मध्य की उच्च भूमि। दूसरा क्या कहा था? मध्य की उच्च भूमि। तीसरा आया था, वो कौन सा आया था? दक्कन का पठार। कौन सा आया था? दक्कन का पठार। चौथी बात आई थी, वो किस पे आई थी? वो आई थी पूर्वी पठारी प्रदेश। कहने का अर्थ इस भौतिक प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आता है मध्य उच्च भूमि, तीसरा आता है दक्कन का पठार और चौथा कौन सा आता है? पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं इस प्रदेश के अंदर ज्यादातर बातें पूछी जाती है वो पर्वतमालाओं से पूछी जाती है, या फिर पर्वतमालाओं की कुछ विशेषताओं से, या फिर बातें पूछी जाती है वो पूछी जाती है चोटियों से बातें पूछी जाती है। वो कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन सी पर्वतमाला है? देखो इसके अंदर हम बातें करेंगे वो कौन कौन सी पर्वतमाला की बात करें। एक पर्वतमाला की बात करेंगे, उसका नाम क्या है? अरावली। अरावली के बाद में दूसरी पर्वतमाला की बात करेंगे, वो करेंगे हम किसकी? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला के बाद में हम बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे? सतपुड़ा पर्वतमाला। चौथी जो पर्वतमाला की बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट। किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट।
पांचवी जो पर्वतमाला की बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, वो करेंगे हम पूर्वी घाट। छठी जो बात रहेगी हमारी वो किस पर्वतमाला से रहेगी, वो रहेगी नीलगिरी पर्वतमाला। सातवीं जो बात रहेगी वो रहेगी आपकी अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वतमाला। ये पर्वतमालाएं क्या है हमारे, क्या सर्वाधिक इन भौतिक प्रदेशों से क्या पूछी जाएगी। तो देखो इन पर्वतमालाओं की बातें करते हैं डिटेल से। देखो बात करते हैं सबसे पहले अलग अलग पर्वतमालाओं की बात करें तो पहली पर्वतमाला आती है जिसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला आती है, विंध्याचल पर्वतमाला। जो आपको दिखाई दे रही है कौन सी, अपने बीच में लाल कलर की जो मैं दिखाई दे रहा हूं, ये कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। ये पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो ये पर्वतमाला स्थित है किस किस राज्यों में, इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और आगे ये बिहार तक भी इसके क्या है कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां तक फैली हुई है। इसका मतलब ये 4 राज्यों में इसका क्या है विस्तार है। अरावली की बातें हम क्या जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, अभी राजस्थान अरावली की चर्चा करेंगे, उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से वहां पर बताऊंगा। तो इसका विस्तार किस किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के अंदर। इस पर्वतमाला की अगर विशेषता की बातें पूछी जाए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात आती है ये पर्वतमाला, इस पर्वतमाला से क्या नदियों का उद्गम होता है। जैसे बात कर सकते हैं हम चंबल नदी, अपने माही नदी, इस प्रकार की कुछ नदियां और इसके दक्षिण से भी कुछ नदियां निकलती हैं। इस पर्वतमाला के अगर किधर से उत्तर तरफ से कोई नदी निकलती है वो तो सारी सारी जाकर कहां पर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी या फिर कह सकते हैं उत्तरी भारत में जाएगी। और इसके दक्षिण से निकलेगी वो सारी सारी नदियां किस तरफ आएगी, दक्षिणी भारत की तरफ आएगी। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये पर्वतमाला भारत की नदियों को 2 भागों में डिवाइड करती है। भारत की नदियों के जल को कितने भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। इस वजह से इस पर्वतमाला को भारत की जल विभाजक पर्वतमाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की जल विभाजक पर्वतमाला किसे कहा जाता है, विंध्याचल पर्वतमाला को। अगली बात आती है कि अपनी जो एक रेखा थी जिसका मैंने नाम बताया था कर्क रेखा। क्या नाम बताया था, कर्क रेखा। कर्क रेखा के समांतर फैली कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। कर्क रेखा किस राजधानी से गुजरती है, वो झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। लेकिन किस पर्वतमाला के समांतर फैली हुई है, तो विंध्याचल पर्वतमाला। अगर बात करें तीसरी विशेषता की बात आती है तो वो ये आती है कि अरावली के बाद में भारत की सबसे बूढ़ी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो आती है विंध्याचल पर्वतमाला। इस विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम क्या है, सद्भावना शिखर। कौन सी चोटी है, सद्भावना शिखर, जो मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह सद्भावना शिखर चोटी है वो है भारत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी। क्या बताया मैंने, भारत की या फिर भारत के मध्य की सबसे ऊंची चोटी, या फिर ऐसे कह सकते हो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 24 और 67 मीटर। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। कौन सी पर्वतमाला के अंदर है, तो बात आती है विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर। इस चोटी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आजकल क्या पूछे जाते हैं। बाकी पर्वतमाला की विशेषता थी वो मैंने तीनों विशेषता पे चर्चा करती। उसके बाद में जो नीचे आपको पर्वतमाला दिखाई दे रही है फिर एक लाल कलर की, उस पर्वतमाला का नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या नाम है, सतपुड़ा पर्वतमाला। इस सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार देखा जाए तो विस्तार है सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये झारखंड, और झारखंड के बाद में ये छत्तीस। झारखंड में थोड़ी सी बहुत फैली लगी, ज्यादातर कहाँ फैली है, छत्तीसगढ़ के फैली है। मुझे वैसे मुख्य तौर से देखा जाए 3 राज्यों में, एक पहला कौन सा है, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और राष्ट्र में कौन सी आती है, छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। इस पर्वतमाला की अगर विशेषता की बात की जाए, इस पर्वतमाला की कोई विशेषता है नहीं, लेकिन इस पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य से क्या है, एक नदी गुजरती है, नदी निकलती है इस प्रकार। नदी का नाम क्या है, नर्मदा, जो इस सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों के क्या है, मध्य से गुजरती है। लेकिन इस पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है पंचमंडी पहाड़ी। क्या नाम है, पंचमंडी पहाड़ी। पंचमंडी पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है, चोटी के नाम है धूपगढ़ी। क्या नाम है चोटी का, धूपगढ़ी, जो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। धूपगढ़ी चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। कौन सी पहाड़ी पर है, पंचमंडी पहाड़ी पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो पर्वतमाला आती है, उस पर्वतमाला की ज्यादातर विशेषता है, उस पर्वतमाला से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्वतमाला का नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम पर्वतमाला का, पश्चिमी घाट। इस पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, याद्री पर्वतमाला। क्या कहा जाता है,
सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। किस पर्वतमाला को? पश्चिमी घाट। जो पर्वतमाला किसके हम कह सकते हैं पश्चिमी तट पर स्थित है या फिर अरब सागर के स्पर्श करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये कहां से कहां तक? हम कहते हैं उत्तर में देखें तो गुजरात के पास जो नदी निकलती है, नदी का नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के पास मतलब कन्याकुमारी तक इस पर्वतमाला का क्या है? विस्तार है। जो कितने राज्यों के अंदर है? तुम कह सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु के इसका विस्तार नहीं, 4 राज्यों के अंदर इसका क्या है? विस्तार है। अगर लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर इस पर्वतमाला की क्या है? लंबाई है। जो हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला या फिर कह सकते हो सह्याद्री पर्वतमाला। एक अक्षांश रेखा गुजरती है इनके बीच से। कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? 16 डिग्री। इस प्रकार से 16 डिग्री एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो इस पर्वतमाला को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। जिसे हम क्या कहते हैं? इस अक्षांश रेखा कितने डिग्री है? 16 डिग्री। जिसे हम कहते हैं 16 डिग्री चैनल। ये 16 डिग्री चैनल है वो क्या करता है? इस अक्षांश रेखा को इस पर्वतमाला को 2 भागों में बांटता है। एक उत्तरी सह्याद्री, एक कौन सी बन गई? दक्षिणी सह्याद्री। अगर इस पर्वतमाला की और विशेषता बात करें तो अगली बात आती है कि अपने भारत में 2 मानसून आते हैं। वैसे तो क्या है मानसून? तो एक उत्तर पूर्व का है, एक अपने अरब सागर या फिर कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में आने वाला मानसून। लेकिन इस ग्रीष्म ऋतु के मानसून को 2 भागों में बांटा गया। एक तो दक्षिण पश्चिम का मानसून, एक पूर्व से बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है। वो दक्षिणी पश्चिम का मानसून सबसे पहले जिस पर्वतमाला से टकराता है वो कौन सी पर्वतमाला है? वो है अपने पश्चिमी घाट पर्वतमाला। अगली अगर इसकी बात करें तो इस पर्वतमाला पे एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है शरावती। शरावती नदी का नाम क्या है? शरावती। ये शरावती नदी क्या करती है? जैसे कर्नाटक के पास आकर इस पर्वतमाला से ऊपर से गिरती है, ऐसे ऊपर से गिरती है तो ऊपर से गिरने के कारण यहाँ पर एक क्या होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। क्या होता है? जलप्रपात या फिर कह सकते हो गार्ज का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा या फिर गहरा गार्ज है। गार्ज का नाम क्या है? जोग। क्या नाम है? जोग या फिर कह सकते हो गर्सोपात जलप्रपात, जो शरावती नदी या फिर पश्चिमी घाट पर स्थित है। कौन से राज्य में? राज्य का नाम है कर्नाटका। कौन सा राज्य? कर्नाटका राज्य में शरावती नदी द्वारा पश्चिमी घाट पर विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसे जोग या फिर गर्सोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस पर्वतमाला पर 2 चोटियां पड़ी। एक उत्तरी पश्चिमी घाट की एक तो उत्तरी सह्याद्री कहेंगे, एक कौन सी कहेंगे? दक्षिणी। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है कलसुबोई। चोटी का नाम क्या है? कलसुबोई। जो कहां पर है? हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसुबोई। जिस चोटी की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कलसुबोई। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। अगर हम दक्षिणी सह्याद्री की बात करें, दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है कुंदेमुख। चोटी का नाम क्या है? कुंदेमुख। जो दक्षिणी सह्याद्री या फिर पूरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है कुंदेमुख। राज्य कौन से में? कर्नाटका में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1895 मीटर। किलोमीटर नहीं है, मीटर। चोटियों की ऊंचाई मीटर के अंदर आती है। कितनी? 1892। कितने मीटर है? 1892 मीटर। कितने मीटर है? 1892 मीटर। और इसके बाद में बात करते हैं इस पर्वतमाला पर 3 दर्रे। कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे। दर्रों की चर्चा मैंने कल आपको हिमालय के अंदर बताई थी। दर्रे किसे कहते हैं? ये तीनों दर्रे अपने अगर दर्रों से क्वेश्चन आता है तो इन दर्रों से एक क्वेश्चन पक्का आता है। कौन कौन से दर्रे? 2 दर्रे तो है महाराष्ट्र में, एक दर्रा है लास्ट में कर्नाटका का। महाराष्ट्र के पहला दर्रा है, उस दर्रे का नाम है, एक का नाम है भोरघाट, दूसरे का नाम क्या है? थालघाट। एक दर्रे का नाम क्या है? भोरघाट। दूसरे दर्रे का नाम क्या है? थालघाट। एक दर्रा है लास्ट में जो अपने केरल के अंदर केरल के अंदर, उस दर्रे का नाम क्या है? पालघाट दर्रा। जो किस पर्वतमाला के अंदर स्थित है? हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट के 3 मुख्य दर्रे। एक दर्रा है भोरघाट, दूसरा है थालघाट। ये दोनों किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और लास्ट में एक दर्रा है जो केरल राज्य में, दर्रे का नाम क्या है? पालघाट। इस पूरी पर्वतमाला की लंबाई कितनी बताई मैंने? 1600 मीटर। जो हिमालय के बाद में भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिससे अपने दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून सर्वप्रथम टकराता है। ये थी इस पर्वतमाला की बातें। अगली पर्वतमाला की बात करते हैं। देखो 50 में हो गए 2 वीडियो। हेलो, देखो विद्यार्थियों,
इसके बाद में जो अपनी बात करते हैं 4 नंबर पे कौन सी आती है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, फिर पूर्वी घाट पर्वतमाला, ये पश्चिमी घाट था, ये सतपुड़ा विंध्याचल होगी। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है वो आपको दिख रहा है बीच बीच में से क्या है, कटा फटा है। इसके कटे फटे होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से अपने पश्चिमी घाट से या फिर उत्तरी भाग से कुछ नदियां आती है। जैसे मैं बात बताऊं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार की कुछ नदियां आती। इन नदियों के वजह से क्या है, इस पर्वतमाला का बाद में निर्माण हुआ था, नदियां पहले बह रही थी। इसका कारण यहां से क्या है, इस नदी का इस पर्वतमाला का विकास नहीं हुआ, ये पर्वतमाला बीच में से क्या कर गई, टूट गई। कहने का अर्थ ये क्या आता है कि पूर्वी घाट पर्वतमाला है वो पश्चिमी घाट की तरह एक श्रृंखला करने बीच बीच में क्या है, कटी हुई है, क्योंकि यहाँ से कुछ नदियाँ जो बंगाली खाड़ी में अपना क्या करती है, जल गिराती है। उस पर्वतमाला के बीच में से एक गोदावरी नदी बहती है, कृष्णा बहती है, कावेरी बहती है, ऊपर से महानदी भी बहती है। इस प्रकार से नदियों की वजह से क्या बीच में से कटी हुई है। इस पर्वतमाला के विस्तार की बात करें तो यह पर्वतमाला 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से राज्य है, तो इसके अंदर पहला आता है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों और बंगाल की खाड़ी की सीमा के ऊपर क्या है, इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। इस पर्वतमाला की अगर विशेषता की बात करें, विशेषता की अगर बात करें, पहली विशेषता आती है कि मैंने बता ही दिया कि यह पर्वतमाला क्या है, इन दक्षिणी भारत की बहने वाली नदियों के द्वारा बीच में से क्या कटी फटी हुई है, एक श्रृंखला के रूप में स्थित नहीं है। दूसरी बात क्या आती है, इस पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम क्या है, अरमाया कोंडा। कौन नाम है, सॉरी, अरोया कोंडा चोटी का नाम है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, विशाखापट्टनम चोटी, जो कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में। इस चोटी की जो ऊंचाई है वो कौन सी है, 1680 मीटर ऊंचाई है, जो दक्षिणी पूर्वी भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अपने मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी बात कर ली, उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी बात कर ली, उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी बात कर ली, और लास्ट में पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की। अभी हमने बात की थी दक्षिण पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी भारत की चोटी की बात करेंगे, फिर दक्षिणी भारत की चोटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात आई है वो कौन सी है, दक्षिण पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसको क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर। इसके बाद में भी क्या है, इस पर कई चोटियां और भी पाई जाती है। जैसे क्या है, एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, हम कहते हैं ओडिशा राज्य में पाई जाती है, उस चोटी का नाम है देवमुंडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1598 मीटर। एक और चोटी पाई जाती है, हम क्या कहते हैं उसे, सिंधुराज चोटी या फिर महेंद्रगिरी चोटी। ये चोटियां भी क्या इसी पर्वतमाला के अंदर स्थित है, लेकिन इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अपने से पूछेंगे तो दक्षिण पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बता देना विशाखापट्टनम, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में। अगर इस पर्वतमाला की कुछ पहाड़ियों की बात करें तो इस पर्वतमाला पर ओडिशा राज्य में कुछ पहाड़ियां फैली हुई है, जिन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद में कुछ चोटियां आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर फैली हुई है, उन चोटियों को कहते हैं क्या, नलायमला या फिर पालकोंडा की पहाड़ियां। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में फैली हुई पूर्वी घाट की चोटियों को क्या कहा जाता है, नलामला पहाड़ियां या फिर पालकोंडा की पहाड़ियां। और कुछ चोटियां, कुछ पहाड़ियां फैली हुई है तमिलनाडु, तमिलनाडु की पहाड़ियों को कहते हैं पंचमलाई की पहाड़ियां, बुबैया की पहाड़ियां, पालबी की पहाड़ियां और बेलगिरी की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां किस राज्य के अंदर, तमिलनाडु राज्य के अंदर। कौन सी पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं, तुम कहते हैं पूर्वी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां। अगली हम पर्वतमाला की बात करते हैं तो वो पर्वतमाला कौन सी आती है, वो पर्वतमाला है इसी के दक्षिण में आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने अलग कलर के अंदर बना रखा है। पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। ये 3 राज्यों के अंदर फैली हुई है। कौन कौन से 3 राज्यों में फैली हुई है, पहला कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में क्या है, इसका विस्तार है। इस पर्वतमाला को ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डोडा बेटा चोटी, जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली नहीं है। क्या कहा, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, डोडा बेटा। किस राज्य में, तमिलनाडु। ऊंचाई कितनी है, 2600 कितने मीटर, 37 मीटर, जो नीलगिरी की पहाड़ियां। इसे नीलगिरी की पहाड़ियां क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी के आसपास सर्वाधिक इसकी नील की खेती की जाती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां भी कहा जाता है। दूसरी बात क्या आती है, इधर कौन सी पर्वतमाला दिखाई दे रही है आपको, ये पूर्वी घाट है, इस तरफ कौन सी है, पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य ये पर्वतमाला किसका काम करती है, ये काम करती है जंक्शन का। किसका काम करती है, जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहली बात
जंक्शन किसे कहते हैं? ये आपने कई जगह नाम देखा होगा। आप स्टेशनों पर जाते हो तो कुछ स्टेशनों पर क्या लिखा होता है? जंक्शन लिखा होता है, कुछ प्रसिद्ध स्टेशन लिखा होता है। ये दोनों फर्क क्यों पाए जाते हैं अलग अलग? किसे कहते हैं जंक्शन, किसे कहते हैं स्टेशन? स्टेशन का अर्थ होता है कि मान लो ऐसा कोई स्थान जिस स्थान से क्या कोई गाड़ी आती हो, वहां पर रुकी और क्या करती, चली जाती हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? स्टेशन कहा जाता है। जंक्शन का अर्थ क्या होता है कि ऐसा कोई स्थान जिस स्थान पर दो से अधिक स्थानों से क्या आती हो, ट्रेन आती हो, या फिर दो या दो से अधिक स्थानों से क्या कोई अलग अलग गाड़ियां आकर क्या करते हो, मिलती हो, दो रास्ते मिलती हो, उस रास्ते को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर बताऊं, मान लो एक जयपुर है और जयपुर के अंदर आपको देखा मिलेगा स्टेशन, सॉरी जंक्शन, या फिर कुछ छोटे जो जयपुर से आप निकलते हो उसके बाद जैसे बालोतरा की तरफ आते हो या फिर आगे किसी तरफ जाते हो, बीकानेर की तरफ आते हो, तो बीकानेर के बीच में भी क्या बहुत सारे आपको स्टेशन मिलते हैं। लेकिन बीकानेर पहुंचते आपको क्या स्टेशन की बजाय क्या मिलता है? जंक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि बीकानेर के अंदर 3 तरफ ट्रेन आती है, एक चूरू से तरफ आती है, एक किधर से आती है, गंगानगर से आती है, एक किस तरफ से आती है, जयपुर से भी आती है। और बीकानेर के 2 जंक्शन है, एक जैसलमेर की बात करें, सॉरी लालगढ़ की बात करें, वहां पर भी क्या है, एक जयपुर से, बीकानेर से, एक गंगानगर से, एक जैसलमेर से, 3 स्थानों से आकर कोई अगर ट्रेन या फिर कोई रास्ता मिलता हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। वही यहां पर सेम की प्रक्रिया, इधर से पूर्वी घाट आ रही है, इधर से कौन सी आ रही है? पश्चिमी घाट। दोनों को मिलाने का कार्य कौन सी करे? तीसरी ये होगी, तो तीनों यहां पर मिल रही है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? जंक्शन का कार्य भी कहते हैं। अगली जो पर्वतमाला आती है इसके बाद में, वो आती है कौन सी? इसे कहते हैं हम अन्नामलाई पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला आती है? अन्नामलाई पर्वतमाला। अन्नामलाई पर्वतमाला पर एक चोटी है, चोटी का नाम क्या है? चोटी का नाम है अन्नाई मुंडी चोटी। अन्नामलाई पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है अन्नामुंडाई। चोटी की ऊंचाई कितनी है? चोटी की ऊंचाई है 2695। उसकी कितनी ऊंचाई थी? उसकी ऊंचाई थी 2637। इसका मतलब वो दूसरी थी सबसे ऊंची, और ये है भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी। किस भारत की? हम कहते हैं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुंडी। कौन से राज्य के अंदर है? तो ये है, ध्यान रखना, आपके केरल राज्य के अंदर। इस केरल राज्य में इस चोटी के पास में क्या है? एक केरल राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो इसी के पास में क्या स्थित है। तो बात क्या आई? और अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है, पर्वतमाला की बात आए तो अन्नामलाई। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है, तो इसी अन्नामलाई पहाड़ी की लास्ट पर्वतमाला की दक्षिण में पहाड़ियों का है इलायची की पहाड़ियां। दक्षिण में पर्वतमाला का नाम आए तो अन्नामलाई, पहाड़ियां पूछी जाए तो कौन सी बतानी है? इलायची की पहाड़ियां। अभी हमने जो चर्चाएं की है वो इसकी अंतिम पश्चिमी घाट पर्वतमाला की चर्चा की, विंध्याचल पर्वतमाला की चर्चा की, हमने क्या है पूर्वी घाट पर्वतमाला की चर्चा की, नीलगिरी पर्वतमाला की चर्चा की, सतपुड़ा पर्वतमाला की चर्चा की, उसके पहले हमने हिमालय की चर्चा की। तो उसके अंदर मैं कुछ आपको लास्ट में रिवाइजन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? मैंने आपसे कुछ चोटियों की बातें बता रहा हूँ। बात आ रही है क्या? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न क्या लिखा? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम क्या है? केटू। कितनी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन ये चोटी भारत के अंदर वर्तमान में स्थित नहीं है। क्यों? ये किस श्रेणी में? ये श्रेणी में काराकोरम। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी के अंदर किसने कब्जा कर रखा है वर्तमान में? पीओके, कहने के पाक अधिकृत कश्मीर में, लेकिन है आज भी वो भारत की। अगर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो आज भी ये कहां पर है? भारत के अंदर ही है। दूसरी अगर बात करें, बात आती है क्या? दूसरी बात आती है भारत की, या फिर भारत में की नहीं, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। वो तो भारत की आई, यहां पर भारत में स्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात आती है, वो आती है कंचनजंगा। कौन सी चोटी आती है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है वो है 8500 कितने मीटर? 98 मीटर। कौन से राज्य के अंदर है? तो ये है सिक्किम राज्य। ये भारत के अंदर है।
वो भारत के अंदर नहीं है K2, क्योंकि भारत के अंदर थी लेकिन कुछ ऐसे तत्वों ने क्या उस पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से है तो वो भी आज भारत की भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो किसके पास चली गई है, पाकिस्तान के पास चली गई। बात दूसरी क्या आती है, दूसरी बात ये आती है, सॉरी तीसरी बात आती है पूर्वी भारत, क्या लिखा हमने, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम नामचा बरुआ। क्या नाम है, नामचा बरुआ। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर। ये पूर्वी भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो बात आती है 4 नंबर पे, वो आती है पश्चिमी भारत की, पश्चिमी भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो चोटी है अपने गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1700 कितनी 22 मीटर। किस राज्य में, राजस्थान राज्य के अंदर। अगर हम बात करें 5 नंबर पे जो बात आती है वो आती है मध्य भारत की। कौन से भारत की, मध्य भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन सी, सद्भावना शिखर। कौन सी है, सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर की ऊंचाई कितनी है, सद्भावना शिखर की ऊंचाई है 2400 कितने किलोमीटर, सॉरी मीटर, 67 मीटर। किस राज्य में है, तो हम कहते हैं एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद की अगर बात करें 6 नंबर पे जो बात आती है वो ये आती है कि दक्षिण पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है, उस चोटी का नाम क्या है, कलसुबोई। क्या नाम है, कल सुबोई। ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1800 कितने मीटर, 92 मीटर। कौन से राज्य में, हम कहते हैं कर्नाटक राज्य में। कौन से पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ये मध्य भारत वाली कौन सी थी, विंध्याचल के अंदर। ये जो गुरु शिखर कौन सी थी, अरावली के अंदर। पूर्वी भारत की किसके अंदर थी, हिमालय के अंदर। भारत में स्थित कहाँ थी, हिमालय के अंदर। उत्तरी भारत के अंदर चोटी है वो सबसे ऊंची कौन सी है, या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ट्रांस हिमालय की थी, कौन सी, कराकोरम श्रेणी के। अगली बात करते हैं 6-7 नंबर पे, वो बात क्या आती है, वो आती है दक्षिण पूर्व भारत। दक्षिण पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है, वो चोटी कौन सी आती है, इसे कहते हैं विशाखापट्टनम। कौन सी चोटी आती है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी है 1680 मीटर। कौन से राज्य में आती है, तो ये आती है आपके आंध्र प्रदेश राज्य का। अगली जो लास्ट बात आती है, जैसे सेकंड लास्ट एक बार बता देता हूं, अगली बात आती है वो आती है दक्षिण भारत की, या फिर कह सकते हो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या लिखा मैंने, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आता है, उस चोटी का नाम क्या बताया मैंने अभी, उस चोटी का नाम बताया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है अन्नाई मुंडी। क्या नाम आता है, अन्नाई मुंडी। कौन सी चोटी आती है, अन्नाई मुंडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2600 कितने, 95 मीटर। कौन से राज्य में है, तो वो है आपके केरल राज्य में। कौन से राज्य में, केरल राज्य में। यहां पर हमने कितनी बातें की, 8 चोटियों की बातें की। इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एक बात जो लास्ट और लिखना चाहते हो, 2 नंबर और लिख लो, क्या कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, तो वो आती है आपकी डोडा बेटा। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में, जिसकी ऊंचाई कितने, 2637 मीटर। ये 9 चोटियां, इन चोटियों के अलावा भारत के अंदर चोटियों से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। तो ये था आपका भौतिक दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। लास्ट जो 2 बातें बची है, एक बात बची है अपने किसकी, तटीय प्रदेश की, एक बच्ची है द्वीपीय प्रदेश की। वो बातें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।